Hello and welcome. Today we are going to start NCERT Class 7 History, Chapter 1. The name of the chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years. In the previous class we studied about the ancient period. Now in this class we will read about medieval period. In India, medieval period started from 8th century to 18th century, means 780 to 750 AD. This was a period in which political, social, economic sphere people saw remarkable changes. So this period is very important for us. Now, if we will study that what is the influence of geography in history, so we can say that the geography of a place determines the development of its history. Suppose if the environment is favorable, then that area will be densely populated, and on the other hand if we say that environment is unfavorable, then that area will be sparsely populated, यानी कि वहाँ पर लोग जो है ना कम आना पसंद करेंगे। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करें माउंटेन्स की, डेजर्ट्स की, तो वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लेन एरिया की तो वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है वो लोगों के लिए फेवरेबल होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि जो मेडिवल पीरियड है उसमें मैप्स और मेडिवल पीरियड का क्या रिलेशन है। एंशिएंट पीरियड पीपल डिड नॉट नो अबाउट द मैप स्किल्स, उनको नहीं पता था, बट ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड दिस स्किल डेवलप्ड इन द पीपल। व्हाई दिस स्किल डेवलप्ड? बिकॉज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर्स, कि इस टाइम पीरियड में जो ट्रेड है लोगों ने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, और जो किंग्स थे उन्होंने अपना एम्पायर भी वास्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई? एक्यूरेट मैप्स की। तो मैप्स करने से पहले इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि कार्टोग्राफी एक वर्ड आता है। तो कार्टोग्राफी क्या होता है कि द आर्ट और साइंस ऑफ मेकिंग मैप इज़ नोन एज कार्टोग्राफी, और उसको जो करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर कौन होगा? अ पर्सन हु मेक्स द मैप्स एंड यूज टूल्स एंड टेक्निक्स टू मेक मैप्स। अब हु प्रोड्यूस द मैप फर्स्ट? इसका आंसर यह आता है कि जो अरब जियोग्राफर था या जो अरब लोग थे उन्होंने सबसे पहले मैप को प्रोड्यूस किया। अब उन्होंने ही क्यों मैप को प्रोड्यूस किया? क्योंकि वो क्या थे, दे ऑफन अंडरटुक लॉन्ग जर्नीज, वो लंबी लंबी यात्राओं पे जाते थे, तो उसके लिए उन्हें किसकी ज़रूरत थी? मैप्स की ज़रूरत थी। तो सबसे पहला जो मैप है वो एक अरब जियोग्राफर जिसका नाम था अल इद्रिसी, उसने 1154 में बनाया था। यहाँ पर हम दो तरह के मैप देख रहे हैं, जैसे मैप 1 एंड मैप 2। जो फर्स्ट मैप है वो अल इद्रिसी का जो वर्ल्ड मैप है उसका एक पार्ट है, जबकि जो सेकंड मैप है वो 1720s में एक फ्रेंच जो कार्टोग्राफर थे उनके द्वारा बनाया गया था। हम यहाँ पर डिफरेंसेस इजीली देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मैप है उसमें जो श्रीलंका है, ठीक है, जो हमारा साउथ इंडिया है वो क्या है? टॉप साइड में दिखा रखा है, यानी कि उसको नॉर्थ में दिखाया हुआ है, जो जिससे कि हमें, अब हम जिससे फैमिलियर नहीं है वो हमें अजीब लगता है। लेकिन जो सेकंड मैप है उसमें हम इजीली देख सकते हैं कि जो साउथ इंडिया है या जो श्रीलंका है वो बॉटम में ही दिखाया हुआ है। वन मेजर जो डिफरेंस और है वहाँ पर ये क्या है कि जो फर्स्ट मैप है उसमें अरेबियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, वाइल इन द सेकंड मैप जो हम आजकल लैंग्वेजेस देखते हैं इंग्लिश वगैरह उनका इस्तेमाल हो रखा है। तो हमें जो हम अगर बात करें कि हम किस मैप के रिगार्डिंग जो फैमिलियर अपने आप को फील करते हैं वो आता है आपका मैप 2। अब जब हम जैसे कि हिस्टोरियंस जो हैं वो अपना वही जो सोर्सेज होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है वर्ड्स की, कि उन वर्ड्स का उस टाइम पीरियड में, जो आज हम वर्ड्स बोल रहे हैं, उनका उस टाइम पीरियड में क्या मीनिंग निकलता था। तो हम अगला जो टॉपिक करेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज करेंगे, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं दैट एग्जिस्ट इन मैनी लैंग्वेजेस बट दीज लैंग्वेजेस हैव चेंज्ड ओवर द ईयर्स। इसको हम थ्रू एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे आपके सामने। जैसे सबसे पहले हम वर्ड हिस्टोरियन को लेते हैं, हिंदुस्तान को लेते हैं। जैसे मीनिंग ऑफ द हिंदुस्तान इन द 13th सेंचुरी जो था, जो मीनिंग, जैसे हिंदुस्तान जो शब्द है उसका अलग अलग समय में, अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग जो है ना डेफिनेशन या मीनिंग जो है ना लिया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 13th सेंचुरी में जैसे मिनहाज आई सिराज थे,
जो कि एक पर्शियन राइटर और हिस्टोरियंस थे, दे यूज्ड दिस टर्म टू डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना. दिस वॉज द एरिया विच केम अंडर दिल्ली सुल्तान्स. उसके बाद अगर हम बात करें 16th सेंचुरी की, तो वहाँ पर जो बाबर थे, उन्होंने भी क्या है हिंदुस्तान वर्ड को डिस्क्राइब किया था. उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था. वो किसके लिए किया था? वो किया था कि जो हमारी ज्योग्राफी, कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब यानी कि उसने हमारे जो सब कॉन्टिनेंट, जिसमें हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें 5 कंट्रीज से बना था. ये आपका पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश. तो यहाँ का जो लोग थे, जहाँ का जो एनिमल किंगडम था, लोगों का कल्चर था, जो ज्योग्राफी थी, उसको उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था? हिंदुस्तान के रूप में. और आजकल हम हिंदुस्तान का क्या लेते हैं? द मॉडर्न स्टेट. जो हमारा आज का इंडिया है उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं. ऐसे ही एक और वर्ड है फॉरनर, जिसका क्या है मीनिंग जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है. जैसे अगर हम आज की बात करते हैं, टुडे वी यूज फॉरनर फॉर समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. ठीक है, बट ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड इट मीन अ स्ट्रेंजर हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ विलेज और सिटी ड्वेलर्स. यानी कि आज तो हम उसको लेते हैं जो दूसरे देश का है, लेकिन उस समय मेडिवल पीरियड में जो फॉरनर का मतलब क्या था कि जिस गांव के लोग वो हैं, उस गांव से जो दूसरे से बिलोंग करता है उसे फॉरनर कहा जाता था. तो एक ही गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए फॉरनर नहीं होते थे. मे बी दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड. तो यहाँ हिस्टोरियंस को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता था कि जो वर्ड वो पढ़ रहे हैं उसका किस समय क्या मतलब था. अगला आता है कि हिस्टोरियन जो है ना, वो कैसे हिस्ट्री के बारे में फाइंड आउट करते हैं. तो दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज. अब सोर्सेज में 2 तरह के सोर्सेज होते हैं आपके, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड द ऑब्जेक्ट्स फाउंड बीनीथ द ग्राउंड. यानी कि ज़मीन के नीचे जो हमें अपने एंसेस्टर्स के द्वारा यूज़ की हुई चीज़ों के कुछ रिमेन्स मिल जाते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं? डिग आउट करके उससे हिस्ट्री के बारे में फाइंड आउट करते हैं. अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? जैसे कि आपका मोनूमेंट्स. मोनूमेंट्स क्या होते हैं? कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं हमारी, जिनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जैसे कि ताजमहल है या लाल किला है, तो ये हमारे लिए एक मोनूमेंट्स हैं जिनके द्वारा हमें उस समय की हिस्ट्री का पता चलता है. इसके साथ साथ पेंटिंग्स में क्या है? हमें उस समय के लोगों की, आप कह सकते हो कि किस तरह की फूड वो खाते थे या किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, किस तरह के फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते थे, उसका पता चल सकता है. ऐसे ही कॉइन्स से क्या है? उस समय के जो राजा महाराजा थे, उनके एम्पायर के बारे में कि कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर हो रखी थी, उनका पता चल सकता है. ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी होती हैं, उनसे भी क्या है हमें पता चल सकता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कैसी रही होगी. अब जैसे हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज की, ये तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे. अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको पता है क्या होते हैं? मैन्यू मीन्स हैंड रिटन, यानी कि जो हैंड के द्वारा पाम लीव्स पे या बर्च और बाग ट्रीज पे लिखी जाती थी, उन्हें हम क्या कहते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते थे. ऐसे ही जो कुछ लोग थे वो अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखते थे, जिससे हमें उस समय का पता चलता है. जैसे कि बाबर ने तुझके बाबरी लिखी थी, तो हमें बाबर के बारे में पता चल जाता है. उसके बाद आते हैं बायोग्राफीज़ भी लिखी गई. जैसे कि हम कहें कि जो पृथ्वीराज रासू है वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, तो उसमें पृथ्वीराज के बारे में पता चल जाता है. ऐसे ही ट्रेवलॉग्स होते हैं, यानी कि जो आप कहेंगे कि फॉरेनर्स आते थे, वो अपना अकाउंट, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, लिखते थे, उससे हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है. उसके साथ साथ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी होते हैं. जैसे कि उस समय जो है ना, राजा महाराजा अपना पूरा रिकॉर्ड रखने लगे थे न्याय व्यवस्था का. किसी को लैंड ग्रांट की जाती थी तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता था. तो इस तरह के ऑफिशियल रिकॉर्ड से भी क्या होता था? हिस्टोरियन को पास्ट के बारे में पता चल जाता था. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब जैसे हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात की, तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द हिस्टोरियंस व्हाइल रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स. बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स जो है ना उनको फेस करनी पड़ती थी. जैसे हमें पता है मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या होता था? दे वर कॉपीड बाय द स्क्राइब्स. अब स्क्राइब्स जब कॉपीड करते थे तो वो क्या करते थे? डू सम मिस्टेक्स, गैस लगा लेते थे, गैस के अकॉर्डिंग कुछ और वर्ड लिख देते थे. तो नाउ व्हाट हैपेंड टू द हिस्टोरियंस दैट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट वाज मीन ऑफ दैट इन द पास्ट. तो उनको
जैसे कि ओरिजिनल हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिल पाती क्योंकि दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द इंसेक्ट्स, और इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी हिस्टोरियंस को फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा उनको ये भी देखना पड़ता था कि जो टर्म्स में लिखे हुए हैं उसका पास्ट में क्या मीनिंग रहा होगा। तो ये हमने कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब आता है कि ये जो टाइम पीरियड था उसमें बहुत सारे जो है ना सोशल और पॉलिटिकल जो है ना चेंजेस हुए। आपको पता ही है कि पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो दूर दूर जाते हैं किस चीज़ के लिए, इन सर्च ऑफ वेल्थ या अपॉर्चुनिटीज़। उनको कहीं से धन की खोज करनी है या उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ कहीं पर मिल रही हैं तो दे वर मूविंग। अब जब वो मूव कर रहे थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो क्या करेंगे, अपने साथ अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो लेकर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो है ना न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू क्रॉप्स और बहुत सारे अनदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ थे उनके साथ जो है ना वो दूसरी जगह गए। तो इसकी वजह से इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब इनका वन बाय वन हम जो है ना स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट क्या हुई थी। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में फर्स्ट हम देखते हैं पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो पर्शियन व्हील का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था इरिगेशन के लिए, जिससे क्या है एग्रीकल्चर करना इजी हो गया। दूसरा आता है आपका स्पिनिंग जेनी या स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, यानी कि कपड़ा बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। फिर आता है फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी कि जो युद्ध वगैरह होना शुरू हो गए थे उनमें हथियारों का इस्तेमाल, गोले बारूद का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए। अगर हम बात करें क्रॉप्स की, तो जो लोग ट्रैवलर्स थे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, वो अपने साथ क्या लाते थे, वहाँ की चीज़ें लेकर आते थे। तो बहुत सारी नई नई जो है ना क्रॉप्स हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी, ये सारी जो नई क्रॉप्स जो है ना लोगों के खाने के लिए, पीने के लिए मिलने शुरू हो गई। अब सोशल चेंजेस कैसे आए कि ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिवेलपर्स वर पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड, उनको फॉरेस्ट से निकाल दिया गया और वहाँ पर क्या है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। अब जो फॉरेस्ट से निकाले हुए लोग थे, सम ऑफ देम स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर। तो जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी तो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजनल अथॉरिटीज़। वहाँ के जो चिफ्टियंस थे, रूलर्स थे, ट्रेडर्स थे, उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, तो इसका इफेक्ट उन पर भी पड़ा और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनका इफेक्ट दूसरी कम्युनिटी पर भी पड़ा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है ना क्रिएट होने स्टार्ट हो गए। अब सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जब क्रिएट हुए तो उससे क्या हुआ, जो लोग थे वो क्या है जातीज में ग्रुप होने लगे, यानी कि कास्ट जो है वो सब कास्ट में डिवाइड होगी, जिनको जाति कहा जाता है। और ये जो जाति होती थी ये बेस्ड होती थी उनकी पावर पे, उनके इन्फ्लुएंस पे, उनके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे। तो हर एक एरिया का जो जाति होती थी दे वर रैंक डिफरेंट, उनका रैंक जो है ना हमेशा एक दूसरे से अलग होता था। अब जो जातीज होती थी वो क्या करती थी, दे हैड टू कंडक्ट the behavior of their people, so they formed some rules and regulations, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके द्वारा इन्फोर्स किए जाते थे, एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, जिसको कि जाति पंचायत कहा जाता था। एट द सेम टाइम जो जाति पंचायत की होती थी दे हैड टू फॉलो द रूल्स ऑफ विलेज, यानी कि हर जाति के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, उनको वो फॉलो करते थे। एट द सेम टाइम जो जिस गाँव में वो रह रहे हैं उस गाँव के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको भी वो फॉलो करते थे। ये सोशल चेंजेस थे। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या हुए। देखो पॉलिटिकल चेंजेस में बहुत सारी जो है ना रीजनल डायनेस्टीज थी वो डेवलप हुई। अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करते हैं तो जैसे राजपूत, मराठास, सिख्स, जाट, अहोम्स, क्षत्रियस, दे वर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिकल टर्म, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो गए थे। जब हम बात करते हैं राजपूत की, तो राजपूत का मतलब क्या होता है, द सन ऑफ रूलर। लेकिन इसके साथ साथ इसमें किसको इंक्लूड किया जाता था राजपूत में, जो चिफ्टियंस थे, सोल्जर्स थे, कमांडर्स थे, डिफरेंट मोनार्क्स थे, उन सबको क्या कहा जाता था, राजपूत कहा जाता था। अगर हम बात करें कि नॉर्थ में अगर हम बात करें तो कौन सा किंगडम, जैसे कि जो राजपूत जो है किंगडम वो ज़्यादा फेमस रहा, और साउथ में क्या है, चोला किंगडम। तो इसीलिए ये जो किंगडम थे एक दूसरे पे क्या है अटैक करते रहते थे और उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। जो मेडिवल पीरियड है
इन मेडिवल पीरियड सो द राइज एंड फॉल ऑफ पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टीज़। कौन कौन सी पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टीज़? जैसे खलजीज़, तुगलक्स, मुगल्स। तो ये जो डायनेस्टीज़ थी, इनका राइज एंड फॉल जो है ना मेडिवल पीरियड में देखा गया। अब ये जो डायनेस्टीज़ थी ये क्या करती थी, एक बहुत बड़े रीजन को जैसे अब कंट्रोल करके रखती थी, तो उस रीजन को कहा जाता था पैन रीजनल एम्पायर। तो पैन रीजनल एम्पायर क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक किंग के अंडर जो उसका एम्पायर है वो उसमें क्या है, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग बिलीफ्स के लोग जो है ना रहते थे, लेकिन फिर भी वो सारे किसके अंडर आते थे? एक ही एम्पायर के अंडर आते थे। तो उस एम्पायर के एम्पायर को क्या कहा जाता था? पैन रीजनल एम्पायर। इसका मतलब होता है कि जो एम्पायर है दे कंट्रोल्ड डाइवर्स रीजन। अब आता है कि रिलीजन के फील्ड में क्या क्या। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि रिलीजन के उसमें मेडिवल जो पीरियड है उसमें क्या क्या चेंजेस जो आए। तो हम जैसे सबसे पहले हम हिंदुज़म को उठाएंगे। हिंदुज़म में क्या क्या चेंजेस आए कि इस टाइम पीरियड में, मेडिवल टाइम पीरियड में जो हिंदुज़म है उसमें लोगों ने जो है दे वर्शिप द न्यू डाइटीज़, यानी कि उन्होंने नई देवी देवताओं की पूजा पाठ जो है ना करना स्टार्ट कर दिया था। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, यानी कि जो उस समय के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े ह्यूज जो टेम्पल्स है ना, रॉयल जो टेम्पल्स है वो बनवाते थे। एंड व्हेन दे एवर अटैक्ड ऑन ईच अदर दे अटैक्ड ऑन टेम्पल्स, क्योंकि सबको पता होता था कि जो राजा की वेल्थ है वो कहाँ लगी होगी? टेम्पल्स में लगी होगी। अगला जो हम कहते हैं इसमें क्या चेंजेस आया वो था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण जो है ना वो ज़्यादा हो गई थी। अब क्यों हो गई थी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण? क्योंकि हमने देखा कि नई देवी देवताओं की पूजा पाठ शुरू हो गई, टेम्पल्स बनने शुरू हो गए, तो ब्राह्मण लोगों की इंपॉर्टेंस जो है ना ज़्यादा होगी। वाई दे वर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे हैव द नॉलेज ऑफ संस्कृत। तो धीरे धीरे सोसाइटी में उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी स्टार्ट हो गई थी। एक दूसरा इसमें चेंज आया था कि आइडिया ऑफ भक्ति जो है ना इमर्ज हुआ। इट मीन्स ये मेनली हम कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में हुआ। इसमें क्या होता था, डिवोशन ऑफ पर्सनल गॉड पे ज़्यादा है ना फोकस किया जाता था। अब लोगों को अपना डिवोशन दिखाने के लिए मिडल मैन जैसे कि ब्राह्मण या प्रीस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, बल्कि वो अपने आप अपने देवी या देवता की मूर्ति घर में रख के उसकी पूजा पाठ कर लेते थे। तो मेनली वैसे नॉर्थ में नहीं, ये साउथ में ही आइडिया जो है ना डेवलप हुआ था। उसके बाद अगला जो हमारा रिलीजन उठाते हैं वो उठाते हैं इस्लाम का। इस्लाम में जो है वो किसमें बिलीव करता है? इस्लाम बिलीव इन वन गॉड और अल्लाह एंड द टीचिंग ऑफ हिज लास्ट प्रोफेट मोहम्मद रिटन डाउन इन कुरान। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं मोहम्मद की वो किस में लिखी हुई है? कुरान में लिखी हुई है, और वो लोग इसको फॉलो करते हैं। आफ्टर मोहम्मद डेथ खलीफा जो है उसने सक्सीड कर लिया इस जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल जो उसकी पोजीशन थी उसको। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो इस्लाम है वो दो उसमें डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया टू उसमें, एक तो सियाज और एक सुन्नीस। तो इनके अलग अलग जो है ना व्यूज़ होने स्टार्ट हो गए थे। अब आता है अगला हमारा कि जो टाइम पीरियड है वो कैसे डिवाइड किया गया है कि भाई ये मेडिवल टाइम पीरियड है, ये एंशियंट टाइम पीरियड है, ये मॉडर्न टाइम पीरियड है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने 1857 में जो अपनी बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया था। वो थे आपके हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। लेकिन इस पीरियडाइजेशन को हम देखते हैं तो मेनली इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। इसमें अदर जो एस्पेक्ट्स थे डेवलपमेंट के उनको क्या है इग्नोर किया गया था, तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहा। अब इन ऑर्डर टू गेट क्लियर पिक्चर ऑफ द इम्पोर्टेंट चेंजेस इन हिस्ट्री, हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू 3 पीरियड्स। और वो कौन से थे? द एंशियंट पीरियड जिसको कि अर्ली पीरियड कहा जाता है, मेडिवल पीरियड जिसको मिडल पीरियड कहा जाता है, एंड द मॉडर्न पीरियड। अब हम इस क्लास 7 में अपना किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेडिवल पीरियड के बारे में। तो मेडिवल जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना है और जिसका मीनिंग होता है मिडल एज, यानी कि बीच की एज। तो और ये बीच की एज कब से कब तक है हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? 8th to 18th सेंचुरी। ये जो पीरियड था, दिस पीरियड वॉज रिमार्क्ड बाय ड्रास्टिक चेंजेस। बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हुए थे, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर था, चाहे सोशल था या इकोनॉमिक था, इन सब में जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। जैसे कि हमने देखा कि स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी आया, फिर है राइज ऑफ रीजनल एंड जो इम्पीरियल स्टेट है वो हमने देखा, फिर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज ए मेजर रिलीजन्स, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं वो जो है ना हमारे सब कॉन्टिनेंट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो ये सारा हम आगे अपने आने वाले चैप्टर्स में रीड आउट करेंगे। हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। हेलो फ्रेंड्स,
like the video, subscribe the channel, share the video with your friends who need it the most. Hope so you loved the video. Hope so you understood the chapter. Thanks for watching. Bye. Have a good day.